हेलो नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वीडियो एग्जाम जो कल हुआ था उसके बारे में। और उसमें हम बात करने वाले हैं पेपर का लेवल कैसा रहा, इसकी अनुमानित कट ऑफ कितनी हो सकती है, और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे इंग्लिश के सभी 16 प्रश्नों की जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। सबके आंसर सभी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखो दोस्तों। तार्किक बात करेंगे, इधर उधर की बात किए बिना हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं कि वीडियो जो पेपर है उसका लेवल कैसा रहा और उसकी अनुमानित कट ऑफ कैसे हो सकती है। देखो दोस्तों, कट ऑफ के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं? तो कट ऑफ के ऊपर दोस्तों सबसे पहला पद जो है, सबसे पहले काम करता है फैक्टर, वो है पद, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो 2021 से जब इसका मुकाबला हम करेंगे और उसके बाद हम पाएंगे कि इसमें जो है पेपर में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जैसा आप सबको पता है कि वीडियो 2021 में जो पदों की संख्या थी वो 5300 प्लस थी, यानी करीब 5396 पद थे। पहले 3800 पद आए थे, फिर बढ़ा दिए थे और 5300 से ज्यादा पद हुए थे। इस बार पदों की संख्या कितनी है? तो इस बार तो 850 पद आए दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो कि पिछली बार की तुलना में 1/5 पद आए हैं। कितने पद आए? 1/5, यानी 5 गुना पद थे 2021 में। सीधी सी बात है, पिछली बार से कट ऑफ तो बढ़ेगी, है ना। दूसरी बात, पिछली बार का अगर लेवल देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड था दोस्तों। मॉडरेट यानी उसके अंदर कुछ चीजें थी, जो कुछ पोर्शन थे जो मॉडरेट लेवल के थे और कुछ थे जो बेहतरीन लेवल के थे। जैसे मैं बता सकता हूं, पिछली बार जो वीडियो मेंस था उसके अंदर साइंस बहुत जबरदस्त लेवल की आई थी, बहुत टफ आई थी। मैथ्स उसके अंदर बहुत अच्छे लेवल की आई थी। इंग्लिश के प्रश्न उसमें बहुत शानदार लेवल के थे। इस बार इंग्लिश आसान नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश टफ आई है। नो, इंग्लिश सब्जेक्ट लोगों को टफ लगता है, लेकिन जिन जिन ने इंग्लिश ठीक ठाक पढ़ी होगी ना, उनके 16 में से 13-14 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत आसान। पैसेज भी बिल्कुल आसान था, 4 प्रश्न पैसेज से पूछे गए, सीधा लैंग्वेज। जबकि पिछली बार वोकैब पूछी थी पैसेज में, इस बार वोकैब नहीं पूछे गए ये पैसेज में। पिछली बार फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन थे, इस बार फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन नहीं है, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है। पिछली बार पेसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत टफ सवाल थे, इस बार पेसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बिल्कुल ही इजी प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, है ना। और पिछली बार पैसेज में हमसे वोकैब पूछी थी, इस बार सीधे प्रश्न उठा के पूछ लिए। तो इस बार पेपर का लेवल काफी जो है आसान रहा। हालांकि मॉडरेट भी थे, कुछ पोर्शन हार्ड भी थे। जैसे इस बार मैथ्स काफी अच्छे लेवल की आई है, लेकिन 2021 के मुकाबला करोगे आप तो आपको लगभग एक जैसा ही लेवल मिलेगा। 2021 में भी मैथ्स इतनी ही टफ आई थी, और इस बार मैथ्स हो सकता है उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम रही हो, लेकिन मैथ्स का इस बार पेपर अच्छा था। तो पिछली बार का जो लेवल था उससे अगर मैं तुलना करूं, अगर मैं इस बार वाले पटवारी पेपर से, पटवार वाला जो पेपर हुआ था 2025 में, अगर पटवार 2025 का एग्जाम से इसकी तुलना करूंगा तो यह पेपर मुझे थोड़ा सा टफ दिख सकता है। लेकिन अगर मैं तुलना कर रहा हूं पिछले ग्राम विकास अधिकारी 2021 से इस बार, तो इस बार पेपर का लेवल काफी कम रहा है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट हो गया है ना इस बार, जबकि पिछली बार मॉडरेट से हार्ड था। हां, इस बार भी कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, लेकिन हम ओवरऑल जो पेपर का लेवल मानेंगे वो हम मानेंगे इजी टू मॉडरेट। कुछ पोर्शन बिल्कुल इजी थे, जैसे हिंदी बहुत इजी थी इस बार, राजस्थान जीके, बीट राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी बहुत इजी थे इस बार, ऊपर ऊपर लेवल से थे, जबकि पिछली बार ठीक ठाक क्वेश्चन उसमें थे। ठीक है, तो अब देखो 5 गुना तो पदों में कमी हो गई। ठीक है, दूसरी बार पेपर का लेवल 2021 की तुलना में कम है। इन सब चीजों के बावजूद पिछले बार की कट ऑफ 130.47 थी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं यहां पर खड़ा होकर आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं वो यह है कि 130 से तो ज्यादा जाएगी, जो कि सीधा सा इस सारे एनालिसिस से हमको पता चल रहा है। पदों की संख्या और पेपर के लेवल को देखते हो इतनी हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब 130 तो कट ऑफ, यानी 65% कट ऑफ तो तब गई है दोस्तों जब 5300 पद थे, बहुत ज्यादा पद थे और पेपर का लेवल टफ था। अच्छा, इस बार एक और बात हुई है, इस एग्जाम में जितने भी विद्यार्थी बैठे थे वो सारे के सारे पिछले साल ही सीईटी क्लियर करके आ गए थे, यानी कि सीईटी में उन्होंने पेपर में तैयारी करी थी। तो एक तो तैयारी का बहुत लंबा चौड़ा उनको समय मिल गया। दूसरी बात, उन्हीं लोगों ने पटवार का एग्जाम भी दिया, तो पटवार से लेकर यहां तक उनकी तैयारी, पहले तो पटवार में जोर लगाया, तो तैयारी उस टाइम भी बहुत अच्छी हुई थी। फिर वीडियो,
बीच में एक चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम भी हुआ, पर उसको अब अगर हम स्किप भी कर दें तो पिछली बार की तुलना में अभी विद्यार्थियों की ज्यादा तैयारी थी इस एग्जाम में, सीधी सी बात है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए जिसके बल पर हम एनालिसिस करेंगे, हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। अगली बात करें तो पेपर का लेवल कैसा रहा, तो इस बार जो आपका कल जो पेपर हुआ है उसमें मैथ्स और करंट जीके टफ लेवल की थी, इसको हम कह सकते हैं हार्ड कह सकते हैं इसको। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बहुत ऊपर से थे, सतही तौर पे थे, आसान थे, लेकिन कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चन भी थे। तो हम कह सकते हैं मैथ्स का लेवल काफी अच्छा रहा, तो हम कह सकते हैं कि मैथ्स और करंट अफेयर्स ये दोनों कैसी थी, तो ये दोनों हार्ड थी। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब कैसे थे, तो ये एवरेज कह सकते हैं हम इनको, है ना। ये ना टफ थे ना इजी थे, बिल्कुल मीडियम लेवल के थे। अगर आपने इसमें ठीक ठाक पढ़ाई की है तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। वैसे मेरा मन हो रहा था कि मैं इंग्लिश को इजी वाले में लिखूं, लेकिन इंग्लिश को इजी वाले में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर इंग्लिश में आमतौर पर स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है। वैसे भी इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं होता है राजस्थान में स्टूडेंट्स से, इसलिए मैंने इंग्लिश को आपको इसमें रखा। बाकी इंग्लिश का लेवल काफी इजी था, उसे इजी में रखना चाहिए था। तीसरे नंबर पे बात करें तो हिंदी और राजस्थान जीके दोस्तों इजी आई है, इजी है ये, बिल्कुल ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे गए। अगर किसी ने ठीक ठाक तरीके से कोर्स भी निपटाया होगा तो उसके पूरे क्वेश्चन सही होंगे हिंदी में और राजस्थान जीके में। राजस्थान जीके और हिंदी काफी इजी थी दोस्तों, पिछली बार की तुलना में भी इजी थी और वैसे भी इजी थी। इंग्लिश पिछली बार की तुलना में तो काफी इजी थी, पिछली बार तो खतरनाक क्वेश्चन थे, पेसिव वॉइस डायरेक्ट आर्टिकल का इतना बढ़िया प्रश्न पूछा था, पैसेज में से वोकैब के प्रश्न पूछे थे, फिक्स प्रीपोजिशन था, फ्रेजल वर्ब था। इस बार बिल्कुल ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे गए, कोई एक आध क्वेश्चन अच्छा था, एक तो हाँ एक फ्रेज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आया था, वो अभी मैं बताता हूं आपको। तो इंग्लिश, इंडियन ज्योग्राफी भी आपकी एवरेज थी, ठीक थी, इकोनॉमी भी आपकी एवरेज थी और साइंस भी एवरेज थी। पिछली बार की तुलना में साइंस बहुत आसान है इस बार, हालांकि साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे इस बार, लेकिन 2021 में तो साइंटिस्ट बना दिया गया था। खैर, तो अगर आप पेपर के लेवल की बात करोगे तो हार्ड आई है आपके मैथ्स और करंट अफेयर्स, और एवरेज आए हैं आपके ये सारे सब्जेक्ट, और इजी आई है आपकी हिंदी और राजस्थान जीके। इन सारी बातों की चर्चा करने के बाद अब हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी है हमने, जैसा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, कुछ पोल्स वगैरह भी देखें, उन सबके एनालिसिस के बाद, और ये जो आपको एनालिसिस बताया है, पद पिछली बार से 5 गुना कम है, पेपर का लेवल पिछली बार से कम है, इन सब नतीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूं, इसमें +5 -5 करके चलना। ये मैं आपको केवल नॉन टीएसपी एरिया की बात कर रहा हूं। जनरल जो है दोस्तों, जनरल की कट ऑफ 150 से 155 रहने की पूरी संभावना है। ये मैं आपको 2 गुना की कट ऑफ बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। 2 गुना की जो कट ऑफ है ये 150 से 155। जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, 2-3 नंबर तो ऊपर नीचे का मार्जिन जरूर देख के चलना। सर आपने तो 75% कट ऑफ बता दी, तो दोस्तों ध्यान से सुनो, आप लोगों को खुश करने के लिए मैं ये भी कह सकता हूं कि 65% कट ऑफ रहेगी। पर दोस्तों 65% कट ऑफ तो तब रही थी जब पद 5300 थे, तो अभी मैं कैसे बता दूं, आप लोगों को गुमराह थोड़ी करना। इसलिए जो मेरा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने एक जो जिस नतीजे पर मेरा जो एक आइडिया कहता है, जो इतने समय का अनुभव भी कहता है, और जो हमने इतने सारे पोल्स देखे हैं वो भी कह के मैं आपको बता सकता हूं कि 150 से 155 75% के आसपास आपके 2 गुना की कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। ओबीसी के लिए 148, 2 ही नंबर का फर्क क्यों है, इतना ही रहता है लगभग। और दूसरी बात, जब पदों की संख्या बहुत कम होती है ना, तो आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन तीनों में ज्यादा क्वेश्चंस का डिफरेंस, ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं रहता है। या अगर 10,000 पद होते तब तो अपन 10 नंबर का मार्जिन ले लेते, पर 10,000 पद नहीं है, 850 ही है। कितने ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, कितने जनरल के पद हैं और कितने ईडब्ल्यूएस के पद हैं, तो इनमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहां पर 2-2, 3-3 नंबर का ही मार्जिन रहने वाला है। हाँ, एससी एसटी कैंडिडेट्स और एमबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो है ये कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब हम बात करेंगे जनरल और ओबीसी, तो इनमें कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। 148 से 153 ये मेरा अनुमान कहता है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे करके चलना। ईडब्ल्यूएस 145 से 150,
हालांकि जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में अच्छा खासा डिफरेंस रहता है, पर फिर से ध्यान रखना पदों की संख्या 850 ही है, इसमें बहुत ज्यादा लंबा 10-15 नंबर का डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, 145 से 150 है ना। एमबीसी 140 से 145, जी हां दोस्तों, एमबीसी और जनरल के बीच में 10 नंबर का फर्क तो लगभग लगभग रहेगा। हां, कभी कभी बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन जैसे 300 में से कट ऑफ जा रही है, या फिर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी सारी है, तब तो 20-25 नंबर का भी डिफरेंस आता है, जैसे एलडीसी में आया था, है ना, 25 नंबर का भी डिफरेंस रहता है। पर यहां पर एमबीसी की 140 से 145 रहने की संभावना है, एससी कैंडिडेट्स की 130 से 135 और एसटी कैंडिडेट्स 127 से 132। एससी और एसटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, वही बात है, 850 ही पद है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दोस्तों हम चर्चा करें फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो ध्यान रखना फीमेल कैंडिडेट्स जो है 142 से 145 जनरल, बाकी सब 5-5 नंबर अपने कम करते जाओ। ठीक है, जैसे ओबीसी में 5 नंबर कम हो गए, 138 140 ओबीसी की, हम फीमेल के बारे में अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स, और ईडब्ल्यूएस के अंदर यह रह सकता है करीब 132 से 135, और इस तरीके से आप 5-5 10 नंबर का मार्जिन लेके चलो, बहुत ज्यादा मार्जिन सबकी कट ऑफ्स में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि जनरल की 150 और एसटी की 100 ही आ जाएगी, नहीं, पद भी उतने ही है ना अपने पास। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारी अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, और ये अनुमानित कट ऑफ किस आधार पर आई है दोस्तों, पिछली बार 5 गुना ज्यादा पद थे, पेपर का लेवल भी इस बार की तुलना में काफी अच्छा था, तो अब इसके लिए 20 नंबर का, 130 पिछली बार थी तो 150, तो आप जाहिर सी बात है कि मान के चलें 2 गुना की कट ऑफ है, 2-3 नंबर आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर इसके आसपास आप हैं तो आप वेट एंड वॉच, तो आप जो है अपनी अगले एग्जाम की तैयारी तो करें। मैं कभी भी आपको अगले एग्जाम की तैयारी करने से नहीं रोकता हूं कि आप ये मान लो कि श्योर सिलेक्शन हो गया, नहीं, ये तो मैं किसी भी कैंडिडेट को नहीं करता हूं कि जब तक अपने हाथ में नौकरी का लेटर नहीं आ जाए ना, तब तक अपन को जो है ढीला तो होना ही नहीं है, अपनी तैयारी को कमजोर तो करना ही नहीं है, है ना, या अपन को जो है सेल्फ कॉम्प्लेसेंट तो होना ही नहीं है। कॉम्प्लेसेंट तो तब तक नहीं होंगे जब तक हम पहले दिन नौकरी पर चढ़ जाएं और जाके ज्वाइन कर लें, तब हम कॉम्प्लेसेंट हो सकते हैं, या हम तब जाके हम सोच सकते हैं, बाकी तब तक तो हमको तैयारी करते ही रहना चाहिए दोस्तों। हां, जिनके इसके आसपास नंबर हैं वो एक आशा रख सकते हैं कि हां मेरा डीवी होगा, 2 गुना में मेरा नाम आएगा और मेरा फाइनल सिलेक्शन का भी चांस बन सकता है, तो वो होपफुल जरूर हो सकते हैं, पर कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। अगले एग्जाम की तैयारी जारी रखो, आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, काफी स्टूडेंट्स के रीट के एग्जाम है, उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एलडीसी हाई कोर्ट का एग्जाम होगा, आरएसएसबी एलडीसी का एग्जाम होगा, और भी भविष्य में कई सारे एग्जाम होने वाले, तो इनकी चर्चा हम लोग जल्दी से करेंगे अगले सेशंस में। ये हमारी कट ऑफ है। अब लास्ट में मैं आपसे बात कर लेता हूं, जो हमारा इंग्लिश के क्वेश्चंस जो आए थे ना दोस्तों, उनको एक बार मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी से 5 मिनट में, कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर में डाउट हो रहा हो, या आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो, या उसके बारे में वो कैसा प्रश्न है उसकी अगर चर्चा करनी है, तो मैं फटाफट से बता देता हूं। एक बार देख लेना, ये क्लियर दिख रहा है क्या, विजिबल है? ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये फिल इन द ब्लैंक्स का है, ये दोस्तों ईडीएम का क्वेश्चन है ना। The company feared the hardship of the workers during the strike by distributing food coupons and cash. सेंटेंस कह रहा है कि कंपनी ने जो हड़ताल के दौरान जो वर्कर्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, उसमें उनको क्या किया है, मेड अमेंड्स। दोस्तों, मेड अमेंड्स का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, गलती सुधारना। मेड अमेंड का मतलब होता है गलती को सुधारना या क्षतिपूर्ति करना, यानी कि जो हमारे ये वर्कर्स थे वो हड़ताल पे चले गए थे, हड़ताल पे चले गए तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उनकी समस्याओं को सुधारने के लिए या अपनी गलती सुधारने के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया उनको फूड कूपन और कैश, और इन्होंने अपनी गलती सुधार ली तो मेड अमेंड्स। ठीक ठाक क्वेश्चन है, हालांकि प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन है ना, पहले एग्जाम में आ चुका है आरएसएसबी के अंदर। ये पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, निप इन द बड, ये सारी इडियम्स पूछी जा चुकी है। निप इन द बड का मतलब होता है किसी भी समस्या को बड़ा होने से पहले ही रोक देना। ठीक है, जैसे कल वो इंडिया का मैच में वो जिता देती, जो लास्ट में डी क्लार्क नाम की प्लेयर थी, तो उसको मैच जिताने से पहले ही आउट कर दिया, निप इन द बड हो गया वो।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है एंटोनिम यानी विलोम शब्द का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है फ्रूगलिटी का। दोस्तों ये कम से कम 10-12 बार हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रूगल और एक्स्ट्रावेगेंस। फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, जो सोच समझ के पैसा खर्च करता हो, अल्पव्ययी, और इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है दोस्तों फिजूल खर्ची। तो मितव्ययता और फिजूल खर्ची, सी उत्तर है। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको इजी मानता हूं, ये मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना, जो आपके यूट्यूब पे भी क्लासेस है उस पे भी हमने पढ़ा हुआ है। खैर, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 69 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन है इस पूरे पेपर में जिसका लेवल ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड मतलब मुझे डर है, यू मे बी हो सकता है, फॉर अ बिट ऑफ शॉक, फॉर अ बिट ऑफ ए शॉक यानी कि हो सकता है, संभावना है कि तुम्हें कुछ शॉक लगे, झटका लगे, मुझे इस बात का डर है। तो दोस्तों इन फॉर ए शॉक, इन फॉर का मतलब होता है जब कोई चीज एक्सपेक्टेड हो आने वाले समय में। जैसे आई एम इन फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए इन हूं, यस आई एम एग्री फॉर द पार्टी, इसको कहते हैं इन फॉर अ पार्टी। या किसी भी प्लान में मान लो दोस्त मिलके प्लान बना रहे हैं कि चलो ट्रिप पे चलते, पूछ रहे हैं सबसे, तो उनको बता रहे हैं कि भैया चलोगे क्या घूमने, तो हम उनको जवाब क्या देंगे, यस आई एम इन, आई एम इन मतलब आई एम एग्रीड। ठीक है, तो ये कह रहा है इन फॉर अ बिट ऑफ शॉक, यानी कि मुझे डर है कि तुम्हें एक शॉक लग सकता है आने वाले समय में, यानी कि इन फॉर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन फॉर अ बिट ऑफ शॉक का मतलब अनुमान, अगर भविष्य में किसी सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड चीज का अनुमान हो तो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट 170। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है, कोई जिंदगी में पहली बार भी पढ़ा है ना उसका भी सही हो जाएगा। शी वंडर्ड, पास्ट टेंस चल रहा है भैया, ईडी जुड़ा हुआ है, वंडर्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, इसका मतलब आगे भी पास्ट होना चाहिए, होना चाहिए। विल फ्यूचर है, फ्यूचर और पास्ट एक साथ आ ही नहीं सकते। शैल फ्यूचर है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। कैन प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। कुड आ जाएगा। चारों ऑप्शन में से जब आप देखोगे तो इजीली आपको उत्तर पता चल जाएगा कि इसका उत्तर होना चाहिए कुड, ए इज द राइट आंसर, कुड हो जाएगा दोस्तों। वंडर्ड पास्ट टेंस है इसलिए आगे भी पास्ट टेंस आएगा और कुड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो आगे हमको मिलता है पैसेज। दोस्तों पैसेज बहुत इजी आया है, सीधा सीधा हमको इसके अंदर उत्तर ही मिल जाएगा। ना तो इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है, इजीली समझ में आ सकता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में है कि जब इंसान खुद उठे, खुद तैयारी करने की सोचे, बिना किसी के कहे वो पढ़ाई करें, उसको कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। एक तो होती है लट के जोर पे पढ़ाई करते हैं लोग, और एक क्या होता है जब अंदर से ही आवाज आए कि नहीं यार पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, नौकरी लगेगी नहीं, इसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स थे, और जो क्वेश्चन है वो सीधे हैं, वो हिडन नहीं है कि इसमें आपको थीम पूछ ली हो या आपको पूछ लिया गया हो कि इनमें से कौन सी बात गलत है क्या है, बिल्कुल इजी है। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या करते हैं, साफ साफ लाइन लिखी हुई है, themselves टेक द नेसेसरी स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इवेल्युएटिंग देयर लर्निंग स्ट्रेटजीज, यानी खुद से वो स्टेप्स चुनते हैं, अपनी प्लानिंग खुद से बनाते हैं और अपना मूल्यांकन भी खुद से करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके जो है पैसेज के ऊपर आधारित थे, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन थे 88 तक। ठीक है, और इसके बाद में आपके क्या क्वेश्चंस थे हम देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है। चलो, ये मिल गया 115 नंबर पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, पेसिव वॉइस का क्वेश्चन। इससे ज्यादा इजी पेसिव वॉइस का क्वेश्चन आज तक हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता भाई? पेसिव वॉइस का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले वर्ब को देखते हैं। बोलो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मैंने आपको बताया सबसे पहले वर्ब देख लो, एलिमिनेट कर दो। अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तब बेसिक पे जाएंगे। तो हमने देखा यहां लिखा हुआ है गिफ्टेड, और गिफ्टेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। गिफ्ट में ईडी जुड़ा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हो गया? टेंस हो गया पास्ट सिंपल। दोस्तों पास्ट सिंपल का पेसिव कैसे लिखते हैं? तो पास्ट सिंपल का पेसिव आता है सबसे पहले वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आओ ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए में हमको गिफ्टेड तो दिख रहा है पर वॉज नहीं है, तो ये गलत है।
ऑप्शन बी में हमको गिफ्टेड तो दिख रहा है पर वॉज नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में आपको गिफ्टेड तो दिख रहा है पर वॉज नहीं है, ये भी गलत है। सी उत्तर हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न सीधा वर्ब से एलिमिनेट हो रहा है। इसमें केवल गिफ्टेड लिखा हुआ है, वॉज नहीं है, गिफ्टेड लिखा हुआ है ना। मैं देख लेता हूं कहीं मैं तो गलत नहीं हूं। हाँ, नहीं लिखा हुआ है, वॉज नहीं लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ। सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा प्रश्न है, इससे ज्यादा आसान क्या पूछ लेगा, है ना। जबकि पिछले पेपर में देखोगे तो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था पैसिव वॉइस का। ठीक, अगला क्वेश्चन हमको मिलता है 116। वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर बिलोंगिंग्स इन द टेम्पल प्रेमाइसेस। मंदिर परिसर में व्यक्ति अपनी वस्तुओं का ध्यान स्वयं रखे। वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, यहां लिखा हुआ है वन, और वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वंस। बी उत्तर हो जाएगा। ONE' वंस हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो, जेनी सैड, तो सैड का दोस्तों सैड ही रहेगा। यहां भी सैड है, ये भी सही हो सकता है। यहां टोल्ड है, ये गलत है भाई, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। नरेटेड, ये भी हो सकता है, नरेटेड भी हो सकता है। ठीक है साहब, इन तीनों को मान लेते हैं। ए गलत है। ए क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि टोल्ड के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जेनी ने किसको कहा, ये होना जरूरी है। अगर जेनी ने मारिया को कहा होता तो हम लिखते जेनी टोल्ड मारिया, तब ठीक होता। अब इन तीनों में से आगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात, वी का हमको दे में चेंज करना है। यहां दे लिखा हुआ है, अच्छा ये तो गलती होगा, दे लिखा हुआ है, यहां शी लिखा हुआ है। ये ऑप्शन सही जो है दोस्तों नहीं हो सकता, ये गलत है। यहां दे लिखा हुआ है, ये भी सही हो सकता है ना। ऑप्शन बी और डी है, सी भी गलत है। अगली बात, हैव लिव्ड, तो हैव का हेड होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, तो आपको यहां पास्ट परफेक्ट दिखता है। यहां लिखा हैड बीन लिविंग, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो सी गलत हो गया। बच गए बी और डी। यहां भी हेड लिव्ड लिखा हुआ है, यहां भी हेड लिव्ड लिखा है। हेड लिव्ड, ये दोनों ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे बी ऑप्शन में लिखा सिंस 5 ईयर्स, गलत। 5 ईयर्स यानी कि टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 होता है, इसलिए सिंस भी गलत है। आपका उत्तर हो गया डी, ये डी उत्तर है। जेनी सेड दैट दे हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 ईयर्स। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। बी इसलिए गलत है क्योंकि सिंस नहीं होना चाहिए, यहां पे 5 ईयर्स से पहले सिंस कैसे लगा दिया, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और टेंस पास्ट परफेक्ट के हिसाब से हमारा उत्तर डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टेंस का क्वेश्चन, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई फिलर अलोंग द स्ट्रीट, गली में चल रहा था। When suddenly I heard footsteps behind me, अचानक से मुझे मेरे पीछे कुछ पैरों के चलने की आवाज आई, है ना, फुटस्टेप्स की आवाज आई। कब आई? जब मैं स्ट्रीट में चल रहा था यानी कि देखो हर्ड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है यानी कि पास्ट टेंस होगा। इसका मतलब सी और डी तो गलत है। सी में तो लिखा विल वॉक, फ्यूचर कैसे आ गया पास्ट के साथ। एम वॉकिंग, प्रेजेंट कैसे आ गया, गलत है। बचे दो, ए और बी। आई के साथ वर आता ही नहीं है, ए भी गलत, बी सही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। आई के साथ वर थोड़ी आता है, ये कोई इमेजिनरी सेंटेंस थोड़ी है, गलत। विल और एम, फ्यूचर और प्रेजेंट आ नहीं सकता क्योंकि इधर हर्ड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, पास्ट के साथ में पास्ट ही होना चाहिए। उत्तर हो गया बी, इजी क्वेश्चन है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन इतना आसान आया कि इसको जीवन में बिना पढ़े आप कर दोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट है द लाइट फ्रॉम। कहां आ रही है? फ्रॉम, कहां से आ रही है लाइट? रूम से, तो फ्रॉम द रूम। 1 4, एक के बाद में आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है, एक के बाद आ जाएगा 4 नंबर, और ये रहा आपका एक के बाद में 4 नंबर, एक के बाद 4 इसमें, एक के बाद 4 इसमें, है ना। द लाइट फ्रॉम द रूम, फिर आएगी वर्ब सीम्ड टू, फिर 2 नंबर आ जाएगा। ये रहा उत्तर बी 119 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 120 नंबर। ये क्वेश्चन अपने कनेक्टर का है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यू विल नॉट गेट द प्राइज, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यू डिजर्व इट, जब तक तुम इसके लायक ना हो। इनाम कब मिलेगा? जब लायक हो जाओगे, और जब तक इनाम नहीं मिलेगा जब तक आप लायक नहीं हो जाओगे। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनलेस। अब कई स्टूडेंट, मैंने पिछले भी क्लासों में बताया कई बार कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें अनलेस नहीं लगाते हैं कि सर देखो नॉट आ गया। नॉट, अनलेस तो खुद ही नेगेटिव है। अरे भाई अनलेस के साथ वाला सेंटेंस तो ये है ना, इसमें नॉट नहीं आ सकता, उसमें तो आ सकता है।
ये मैं बात पहले भी बता चुका हूं। जब हम नियमों को बिल्कुल आंख बंद करके रटते हैं ना, तब इस तरह की गलतियां होती हैं। इसमें अनलेस कई सारे स्टूडेंट्स ने नहीं लगाया। मेरे से स्टूडेंट्स की जब बात हुई तो उन्होंने कहा सर इसमें तो अनलेस तो आ ही नहीं सकता, नॉट लिखा हुआ है। अरे तो अगर यहां अनलेस होता ना तब नॉट नहीं आता, लेकिन अनलेस वाला तो क्लॉज ही अलग है, ये वाला सेंटेंस है, इसमें कहां लिखा हुआ है नॉट। मीनिंग यही देखा, तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा, नेगेटिव है। जब तक लायक नहीं होगे, ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव, इसकी नेगेटिव की आपूर्ति अनलेस करेगी। इसमें नॉट नहीं लगाना है, इसमें तो अनलेस है। उत्तर हो गया ए। ठीक, इसके बाद हम ढूंढ लेते हैं कोई इंग्लिश का प्रश्न है क्या। कोई नहीं, और इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक क्वेश्चन मिल गया हमको 151 नंबर पे, है ना। क्या क्वेश्चन है? देवकी रीच्ड ऑन द स्टेशन वेल इन टाइम। एरर पहुंची है, ऑन द स्टेशन नहीं होता, एट द स्टेशन होता है, यही गलत है। ऑन द स्टेशन गलत है। हमने प्लेस के बारे में पढ़ा है, इन या एट का यूज होता है। ऑन मतलब ऊपर, तो स्टेशन के ऊपर थोड़ी चला गया वो। अगला क्वेश्चन 152, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। इसमें एरर बतानी है। देखो, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स फिलर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, यानी कि चांद के, चंद्रमा के प्रभाव की वजह से जो है टाइड्स जो होती है ना, ज्वार, उसकी राइज एंड फॉल, उसका जो उतार और चढ़ाव होता है वो किसके ऊपर होता है, किसके ऊपर आधारित होता है? तो वो लूनर इन्फ्लुएंस पे होता है, यानी कि चंद्रमा के प्रभाव से होता है। अब यहां वर्ब लिखी हुई हैव, आर और हैपन। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। दोस्तों इस सेंटेंस का सब्जेक्ट टाइड्स तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफ लगा हुआ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होता। कौन है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है द राइज एंड फॉल। आर्टिकल एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ये। द राइज एंड फॉल एक आर्टिकल है तो एक ही सब्जेक्ट होगा। और दोस्तों एक सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा। अगर ये सिंगुलर है तो ना तो है होना चाहिए, ये भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, हैपन भी प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, एस और एस जोड़ते हैं तब सिंगुलर होती है। तो ये हैपन भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल, सब गलत है। उत्तर है इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, सरल। इसमें स्टूडेंट्स ने हैपन लगा दिया, जाने क्यों? हैपन ड्यू टू, अरे हैपन क्यों? हैपन तो हैपन्स होता तो सही मान लेते हम इसको। राइज एंड फॉल में एक आर्टिकल, एक ही सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर है दोस्तों। अगर यहां होता द राइज एंड द फॉल तब तो प्लूरल हो जाता, पर ये द राइज एंड फॉल है इसलिए सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब तो इसमें चारों में से एक ही ऑप्शन में लिखी हुई है, इज, यही उत्तर होगा। हैपन प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। ये थे हमारे 16 क्वेश्चन इंग्लिश के, बिल्कुल आसान थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, आगे अपने एग्जाम पे ध्यान देना है हमको। चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट जिसका कोर्स चल रहा है, मात्र 299 में इंग्लिश का आप उसमें कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 299। इसके अलावा अगर आप हाई कोर्ट एलडीसी के विद्यार्थी हैं तो कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आप यहां से ले सकते हो। दिसंबर एंड में उसका एग्जाम होने वाला है। रीट का एग्जाम है 17 जनवरी से, जो हमारा होने वाला था उसी टाइम पे होगा। उसमें हमारे कोर्स, आपको ओनली इंग्लिश का कोर्स लेना है तो वो भी मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स लेना है तो वो भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद आरएसएस बी एलडीसी, दोस्तों आरएसएस बी एलडीसी के लिए संकल्प बैच चल रहा है, और ये संकल्प बैच अपने शुरुआती दौर में मात्र 999 रुपए में, इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। लाइव कोर्स है ये कंप्लीट, जिसके अंदर आपको, इसके अलावा अगर आपको एलडीसी के लिए केवल इंग्लिश पढ़नी है तो मात्र 299 रुपए में आप ये परचेज कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि क्लासेस का एप्लीकेशन जो है आपको मिल जाएगा। दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें। रीट, फोर्थ ग्रेड, एलडीसी, पीएसआई, सभी भर्ती परीक्षाओं के जो कोर्सेज है आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। ओनली इंग्लिश का कोर्स अगर आपको मेरे द्वारा चाहिए वो भी आपको वहां मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी भरपूर सभी की है, शानदार टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।